सदाशिवसमारम्भः शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज अपने सभी दर्शकों के लिए मिथुन राशि का वार्षिक फलादेश 2025 का लेकर के आपके सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं आचार्य सुनील त्रिवेदी। 2025 में 4 बहुत बड़े ग्रहों का विशेष परिवर्तन होने जा रहा है। बाकी जो ग्रह हैं वो तो चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में रहता है, सूर्य भगवान 1 महीना एक राशि में रहते हैं। उसी तरह से जो मंगल है वो लगभग 45 दिन तक एक राशि में रहते हैं। जो बुध है वो 28 दिन तक लगभग एक राशि में रहते हैं और शुक्र भी लगभग इतने ही समय तक एक राशि में रहते हैं। लेकिन जो शनि महाराज हैं वो लगभग 2.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं। इसी तरह से जो गुरु महाराज हैं वो लगभग 13 महीने एक राशि में रहते हैं और राहु और केतु ये लगभग 1.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, 18 महीने तक। तो मिथुन राशि वाले जो जातक हैं उनके ऊपर गुरु महाराज की कृपा बरसने वाली है। एक नहीं बल्कि 3 खुशियां देने के लिए गुरु महाराज आ रहे हैं इनकी राशि के ऊपर 14 मई 2025 से। 14 मई 2025 तक थोड़ा सा इनको सावधान रहना चाहिए, उसके बाद में इनका जीवन खुशियों से भर जाएगा। मैं आचार्य सुनील त्रिवेदी आज मिथुन राशि का फलादेश लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आगे बढ़ते हैं और मिथुन राशि के विषय में चर्चा करते हैं। अभी तक जो मिथुन राशि वाले जातक हैं उनके गुरु महाराज जो कि 7वें घर के मालिक थे, जो कि हमारा व्यापार स्थान होता है, हमारा पार्टनरशिप होता है। व्यापार का मतलब जहां से दैनिक इनकम आती है, पार्टनरशिप और हमारा विवाह, यात्राएं, और साथ में जो हमारा कर्म क्षेत्र है जहां से हम बिजनेस व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, इनके मालिक होकर के 12वें घर में चल रहे थे। 12वां जो घर हमारा होता है खर्च का होता है, संघर्ष का होता है, बंधन का होता है, अनावश्यक जो खर्चे आते हैं, फालतू के खर्चे जो आते हैं उनका होता है। तो 14 मई 2025 से जब गुरु महाराज वृष राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में आएंगे, वहीं से आपके जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियां, जो पीछे लगभग 1.5-2 साल से जिन खुशियों के लिए आप तरस रहे थे, जो आपके मन में इच्छाएं, अभिलाषाएं, आकांक्षाएं थीं जो पूरी नहीं हो पा रही थीं, वो सब पूरी करने के लिए गुरु महाराज आ रहे हैं। तो हम एक एक भाव के विषय में विचार करेंगे। सबसे पहले मिथुन राशि वाले जो जातक हैं इनकी जो राशि होती है मिथुन, ये दुष्भाव राशि है और इसका जो मालिक होता है वो बुध होता है। बुध के हिसाब से ये जो मिथुन राशि वाले जातक हैं थोड़े से परिवर्तनशील होते हैं, बड़े कर्मनिष्ठ होते हैं, लेकिन किसी भी काम को एक साथ लंबे समय तक टिक करके ये लोग करना नहीं चाहते। इनके मन में बहुत सारी अभिलाषाएं, इच्छाएं होती हैं और इसीलिए एक से अनेक कामों को करने की इनके मन में इच्छा रहती है। कई बार मिथुन राशि वालों का जो गृहस्थ जीवन है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि दुष्भाव राशि मिथुन भी है और उससे 7वें घर में भी दुष्भाव राशि होती है। अगर गुरु महाराज की कृपा, गुरु महाराज की स्थिति कुंडली में बहुत अच्छी न हो और बुध की कुंडली में स्थिति बहुत अच्छी न हो तो इनका गृहस्थ जीवन थोड़ा सा संघर्ष और परेशानियों से भरा रहता है।
लेकिन अगर गुरु और बुध दोनों की पोजीशन अच्छी हो तो बहुत ही सुखी और आनंदमय इनका गृहस्थ जीवन रहता है। तो मिथुन राशि वाले जो जातक हैं बड़े सहनशील होते हैं, अच्छे विचारों के होते हैं, अच्छे विद्वान होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, मिलनसार होते हैं और बहुत सारी इनके अंदर विशेषताएं होती हैं। कई विद्याओं के जानकार होते हैं। व्यापार करने की कला इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई होती है। अच्छे बिजनेसमैन ये होते हैं। व्यवहार कुशल भी बहुत अच्छे होते हैं। तो 2025 में अगर हम मिथुन राशि वालों की सेहत का विचार करें तो सेहत में 2025 मई तक थोड़ा सा सावधान रहना है। मई में जब 14 मई 2025 को गुरु महाराज आपकी राशि में आकर के बैठ जाएंगे, भले ही गुरु मार्गेश बनते हैं, लेकिन उनके बैठने की वजह से कुछ छोटी मोटी शारीरिक परेशानियां आपको हो सकती हैं, क्योंकि राहु की जो दृष्टि है वो भी लग्न के ऊपर पड़ेगी, यानी मिथुन राशि के ऊपर पड़ेगी। तो ऐसी जब परिस्थितियां बनती हैं तो गले में विकार यानी गले में दर्द हो सकती है, गले में खराश आ सकती है, कब्ज की समस्या हो सकती है, फेफड़ों में कुछ दिक्कत हो सकती है। और मिथुन राशि वाले जातकों को कई बार पथरी की समस्या होती है, वायु प्रकोप, गैस बनना, सर्दी जुकाम, चर्म रोग, स्किन प्रॉब्लम भी कई बार ऐसे लोगों को होती है। और डायबिटीज जैसी बीमारियों से भी कई बार ये ग्रसित हो जाते हैं। तो राहु की जो दृष्टि गुरु महाराज के ऊपर पड़ रही है यानी मिथुन राशि के ऊपर, तो वो थोड़ी सी सेहत में समस्याएं पैदा करेगी। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है ग्रहारिष्ट किम करिष्यन्ति यस्य केंद्रे बृहस्पति। जब बृहस्पति महाराज केंद्र में आकर के विराजमान हो जाते हैं और जैसे जैसे गुरु की डिग्री बढ़ेगी वैसे ही ये पावरफुल बलवान होते जाएंगे और उसी तरह से आपके जीवन में जो भी अभी तक आपकी इच्छाएं कामनाएं पूर्ण नहीं हुई थी वो सब पूरी होती चली जाएंगी। तो सेहत में सिर्फ इन्हीं चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है जो मैंने बताई हैं और कोई चिंता की जरूरत नहीं है। एक नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा, नया उत्साह आपके जीवन में 14 मई के बाद में देखने को मिलेगा। और मिथुन राशि वाले जो जातक हैं इनके लिए शनि महाराज भी अपने खजाने खोलने जा रहे हैं। शनि महाराज इनके दसम स्थान में आकर के बैठेंगे जो कि कर्म स्थान होता है और शनि महाराज दसम के कारक भी हैं। तो शनि महाराज की कृपा से और गुरु महाराज के आशीर्वाद से बहुत सारे इनके रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। क्या क्या सफलताएं इनको जीवन में मिलेंगी? कहते हैं अगर पुराने लगभग 1-1.5 साल से अगर आपकी कोई योजना लटकी पड़ी थी, कोई काम आपका नहीं हो पा रहा था, विलंब हो रहा था, तो वो सारे काम, सारी योजनाएं आपके सफल होंगे। किसी का प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, उसका प्रमोशन हो जाएगा। कोई ट्रांसफर करवाना चाहता है, उसका नहीं हो पा रहा था, वो भी उसका हो जाएगा। मनोवांछित फल देने वाले शनि महाराज यहाँ पे बैठे हैं। तो मन में जो भी इच्छाएं, आकांक्षाएं आपके थीं जो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही थी, वो सब पूर्ण होगी। उच्च प्रतिष्ठित लोगों से आपको लाभ मिलेगा। हो सकता है कोई आपका पुराना ऐसा मित्र हो, पार्टनर हो जो कई सालों से आपसे दूर हो। तो ऐसे जो लोग हैं जिनसे आपको फायदा मिलने वाला है वो भी आपके जीवन में आएंगे और उनसे आपको फायदा मिलेगा। उच्च पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, प्राप्ति होगी। अगर आप कोई भूमि लेना चाहते हैं, कोई प्लाट लेना चाहते हैं, कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, कोई बनाया मकान लेना चाहते हैं और उसमें रुकावटें आ रही थी, वो भी दूर हो जाएंगी। क्योंकि 18 मई 2025 तक राहु और केतु दोनों ही प्रॉपर्टी के स्थान में राहु की दृष्टि थी और केतु महाराज बैठे हुए थे, जो कि बनते हुए कार्यों में रुकावटें डालते हैं, अड़चने डालते हैं, विलंब करते हैं, धोखा, छल, कपट, विश्वासघात करवाते हैं। वो हट जाएंगे और उनका भाग्य स्थान में जब गोचर होगा तब शनि और गुरु की कृपा से आपके प्रॉपर्टी से संबंधित सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए।
सावधानी इसीलिए रखनी चाहिए क्योंकि राहु से षडाष्टक योग बनेगा प्रॉपर्टी स्थान का, तो कोई धोखा छल कपट विश्वासघात आपके साथ में न हो, इसलिए सावधानी पूर्वक काम करना है, जल्दबाजी में काम नहीं करना है। पुराने मित्रों से आपको लाभ मिलेगा, जो अभी तक आपसे रूठे हुए थे वो सब आपके मित्र बन जाएंगे, सभी से प्रेम प्यार बढ़ेगा और बिजनेस में कुछ नए लोगों के आने से, कुछ नए लोगों से संपर्क करने से, कुछ विदेश से संबंधित काम अगर करना चाहते हैं, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना चाहते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी लोग हैं उनकी शिक्षा में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि राहु की जो 5वीं दृष्टि है, एक बात यहाँ पे ये ध्यान रखना है सभी दर्शकों को कि जितने भी हमारे 7 ग्रह हैं उनकी दृष्टि सीधी होती है, लेकिन राहु की जो दृष्टि है वो उल्टी होती है। इसीलिए भाग्य स्थान में राहु बैठे हैं तो उनकी 5वीं दृष्टि पंचम स्थान पे पड़ेगी, उनकी 7वीं दृष्टि तीसरे स्थान पे पड़ेगी और 9वीं दृष्टि उनकी जाकर के पड़ेगी लग्न स्थान पे। लग्न स्थान पे जो राहु की दृष्टि है वो बहुत ही शुभ रहेगी, क्योंकि लग्न स्थान में राहु की उच्च राशि होने की वजह से शरीर बलवान और पुष्ट रहेगा, सिर्फ छोटी मोटी समस्याओं से बचना है और कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। तो विद्यार्थी जीवन में जो लोग हैं उनकी शिक्षा के लिए उनको हो सकता है कहीं विदेश जाना पड़े या कोई दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़े, स्थान परिवर्तन की संभावनाएं उनकी बन रही हैं और थोड़ी सी कुछ समस्याएं आएंगी, यानी कुछ संघर्ष करके फिर पूर्ण सफलता के योग शिक्षा में इनके बन रहे हैं। जो विवाहित लोग हैं जिनके संतान में विघ्न बाधाएं आ रही थीं, उनके घर में किलकारियां गूंजेंगी, संतान का सुख मिलेगा। राहु संतान को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन गुरु महाराज की जो पूर्ण पंचम दृष्टि है वो संतान का निश्चित रूप से सुख दिलाएगी। 14 मई से लेकर के अक्टूबर के बीच में संतान का सुख निश्चित रूप से मिलेगा। छठे स्थान से विचार करेंगे तो ऋण रोग और शत्रु, अगर किसी के दुश्मन परेशान कर रहे थे, सिर के ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ था, वो सब खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे वो सब सही हो जाएगा। कर्ज जो है धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा, जो शत्रु हैं वो सब शांत हो जाएंगे। और 7वें स्थान से अगर हम विचार करते हैं, दैनिक इनकम में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। जिनका विवाह नहीं हुआ है वो विवाह की तैयारी करें, क्योंकि मई से लेकर के अक्टूबर के बीच में प्रबल विवाह के योग बनेंगे गुरु महाराज की कृपा से। पूर्व या उत्तर की दिशा से विवाह का योग बनेगा। सुंदर सुशील कन्या की प्राप्ति होगी। जो कन्याएं हैं उनको श्रेष्ठ वर की प्राप्ति होगी। और उसके बाद में अगर हम भाग्य स्थान को विचार करें तो भाग्य स्थान के मालिक शनि महाराज 10वें घर में बैठे हुए हैं, अपने स्थान से दूसरे स्थान में हैं और लग्न कुंडली यानी मिथुन राशि से 10वें घर में बैठने की वजह से व्यापार की वृद्धि करेंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे। रुके हुए सारे जो कार्य है वो पूर्ण हो जाएंगे, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से अगर हम मिथुन राशि वालों का 2025 मई के बाद का विचार करें तो उनका जीवन अनेकों प्रकार की खुशियों से भरा रहेगा। जो भी कामनाएं अभी तक उनकी पूर्ण नहीं हुई थी वो सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी गुरु महाराज की कृपा से। और अगर छोटी मोटी समस्याएं जो अन्य ग्रहों की वजह से आती हैं उनके समाधान के लिए कुछ छोटे मोटे उपाय कर लें। संपूर्ण 100% अगर हम फलादेश किसी का करना चाहें तो उसके लिए उसकी जन्म पत्रिका होना बहुत आवश्यक होता है। जन्म पत्री से क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि किस ग्रह की महादशा चल रही है और किस लग्न की कुंडली है, उस लग्न की कुंडली में कौन से ग्रह योग कारक बनते हैं, कौन से ग्रह मारक बनते हैं, कौन से ग्रह हमें जीवन में दुख संघर्ष और परेशानियां देने वाले हैं। तो लग्न कुंडली से ये सारी चीजें हमें बहुत सही तरीके से पता लग जाती हैं। और किस ग्रह की महादशा में इसके जीवन में भाग्योदय होगा, किस ग्रह की महादशा में इसके जीवन में धन प्रॉपर्टी हर चीज की प्राप्ति होगी, वो सब जन्म कुंडली से पता लगता है।
ये जो फलादेश हम बता रहे हैं ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। चंद्र राशि का मतलब ये होता है कि जब हमारा जन्म होता है उसमें चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है उसी राशि को चंद्र राशि कहते हैं। फलादेश करने की बहुत सारी विधियां अपने शास्त्रों में है, लेकिन उसके अंदर मेन जो है वो 4 विधियां हैं। एक तो जन्म कुंडली से संपूर्ण फलादेश, दूसरा जो होता है गोचर, यानी कि शनि की ढैया, शनि की 7.5 किन राशियों के ऊपर चल रही है, उनका अच्छा बुरा क्या प्रभाव होगा, कब होगा, कैसा होगा, ये। और तीसरा होता है प्रश्न कुंडली। अगर किसी के पास में अपनी कोई जन्म कुंडली नहीं है, अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ नहीं मालूम है, तो वो लोग जब आते हैं तो जिस समय वो व्यक्ति आया है उस समय का तारीख नोट करके, उस समय वो समय नोट करके उसकी जो कुंडली बनती है उसको प्रश्न कुंडली कहते हैं। और उस कुंडली के अनुसार पता लगता है कि ये व्यक्ति क्या प्रश्न लेकर के अपने मन में आया है। उस व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं होती, वो हम लोग खुद बताएंगे कि आपके मन में क्या प्रश्न है और क्या आप जानना चाहते हैं, और जो आपके मन में समस्या है उसका समाधान कब होगा। ये हो गया प्रश्न कुंडली। चौथा जो प्रकार है वो होता है हस्त रेखाएं। जो हमारी हाथ की रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं की वजह से हमें पता लगता है कि हमारा भविष्य कैसा है, हमारा जो पिछला समय निकला है वो कैसा निकला, आने वाला जो समय है वो कैसा होगा। तो ये जो है ये प्रामाणिक और वैज्ञानिक हमारा भविष्य जानने की कुछ विद्याएं हैं हमारे सनातन धर्म में। और 2 प्रकार की राशियां हमारे सनातन धर्म में बताई गई हैं, एक नाम की राशि और एक जन्म की राशि। ये जो हम फलादेश आपको बता रहे हैं ये जन्म राशि के आधार पे है। और अगर मान लो किसी की जन्म राशि नहीं है तो नाम राशि, जिस नाम से आपको कोई व्यक्ति बुलाता है और आप उसकी तरफ देखते हो तो वो नाम राशि होती है, जिसको प्यार में नाम रख लेते हैं घर में लोग। तो शास्त्रों में कहा गया है कि विवाहे सर्व मांगल्ये यात्रा दो ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्व नाम राशि न चिंतित। कहते हैं विवाहे सर्व मांगल्य, जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं, चाहे शादी हो या मुंडन हो या यज्ञोपवीत संस्कार हो, कोई बड़ा यज्ञ हो, ठीक है ना। विवाहे सर्वमांगल्ये यात्रा दो गृह गोचरे, कोई लंबी यात्रा में आप जाना चाहते हैं, कोई विदेश यात्रा करना चाहता है, कोई तीर्थ यात्रा करना चाहता है। और ग्रह गोचरे, ये जो ग्रहों का गोचर का जो हम फलादेश बता रहे हैं कि शनि महाराज किस राशि में बैठे हैं, किस राशि के लिए उनका क्या फल होगा, राहु का क्या फल होगा, गुरु का क्या फल होगा, इसको ग्रह गोचर कहते हैं। तो ये सारे जो विषय हैं वो कहां से विचार करेंगे, जन्म राशि से, अर्थात जिस राशि में आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठा है। फिर नाम राशि के विषय में बात करें तो कहते हैं देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायाम व्यवहारिके नाम राशि प्रधानत्व जन्म राशि न चिंतित। देश के लिए कोई काम करना हो, गांव के लिए कोई काम करना हो, जैसे लोग काउंसलर इत्यादि का इलेक्शन लड़ते हैं, घर बनाना हो, किसी से दोस्ती या दुश्मनी करनी हो, कोर्ट कचहरी में कहीं जाना हो, सेवायाम किसी की सेवा करनी हो, व्यवहार के व्यावहारिकता में, नाम राशि प्रधानत्व जन्म राशि न चिंतित। यहाँ पे जन्म राशि का विचार नहीं करना, सिर्फ नाम राशि का विचार करना। ये हमारे ज्योतिष शास्त्र की आज्ञा है। अब कहते हैं अगर किसी की जन्म राशि मालूम ही नहीं है तो क्या करें, तो कहते हैं अगर किसी की जन्म राशि मालूम नहीं है तो जो नाम की राशि है उसी राशि से विचार करना और उसी राशि के अनुसार उसका सारा भविष्य बताना, उसी के अनुसार उसके कुंडली में अगर कोई अरिष्ट ग्रह है उनका क्या समाधान करना है, उसके उपाय बताना। तो ये जो फलादेश आपका है ये मिथुन राशि के ऊपर आधारित है, जो कि चंद्र राशि होती है। और मिथुन राशि में अगर कुछ अरिष्ट ग्रह हैं, जैसे हमने शुरू में बताया कि कुछ शारीरिक परेशानियां छोटी मोटी आ सकती हैं, तो उनके समाधान के लिए आपने क्या करना है, गौ माता को बुधवार को हरा चारा खिलाना है। और जो किन्नर होते हैं उनको अगर हो सके तो बुधवार के दिन हरा सूट, हरा श्रृंगार का सामान, कुछ दक्षिणा, हरी सब्जी उनको दान कर दें तो कृपा बरसेगी। तो
आज के लिए इतना ही। भगवान भोलेनाथ की कृपा से जो हमारे दर्शक हैं उन सभी के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। कल फिर आप सबके सामने उपस्थित होंगे अगली कर्क राशि को लेकर के। जय श्री राम।